मास्क का खास तौर पे जो इस्तेमाल है, इस हवाले से हमने उसको लाजमी करार दिया है। हमें इस वायरस के साथ रहना है। इस साल तो ये हम तय कर लें, इस वायरस के साथ गुजारा करना है। सिंध हुकूमत तमाम हुकूमतों से बेहतर अंदाज में अपने शहरियों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत बराचा। लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना ने पाकिस्तान में क़यामत ढाई हुई है। आज 88 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, एक रिकॉर्ड नंबर है एक दिन में अमवात का। और इसी तरह से पाकिस्तान में एक दिन में यानी 24 घंटे में 3039 नए कोरोना मरीज़ों का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान इसलिए पीर के रोज़ एक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होगा जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाए या सख्ती की जाए। पंजाब हुकूमत तजावीज़ दे चुकी है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमियाँ कैसे लाई जाएं। यानी कोरोना मौजूद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर अजीब सा तासर आया हुआ है कि शायद कोरोना नहीं है और एक आर्टिफिशियल सी ये बात हो रही है। इतनी बड़ी तादाद में अमवात का होना बज़ाते ख़ुद हमारे लिए काफ़ी है कि हम कुछ एहसास करें। हमें अपने हस्पतालों में खिदमात सर अंजाम देनी है, हमें खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है और साथ साथ हमें अवामी बेदारी की कोशिशें भी जारी रखना है। आज का ये प्रोग्राम हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है और आज हमारे रूबरू भी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हस्पतालों में भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो राशन की फराहमी के लिए, खुराक की फराहमी के लिए भी एक फ़ोर्स कायम कर चुके हैं और साथ साथ शोबे में होने की वजह से वो अवामी बेदारी के लिए भी काम करते हैं। हमारे मेहमान हैं, हमारे रूबरू हैं जनाब इब्रारुल हक साहब। इब्रारुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी शिकार हो रहे हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा में डॉक्टर एक अपनी जान खो बैठे, शहीद हो गए। आपने तो बाकायदा इस हवाले से जब से कोरोना आया एक अस्पताल खड़ा कर दिया है, ये सारा कैसे मुमकिन हुआ? शौकत साहब, जब आपको याद होगा कि बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर कोरोना से लोग बहुत बड़ी तादाद में हलाक हो रहे थे, तो पाकिस्तान में भी ये तशवीश पाई जाती थी कि अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका मामला होगा और खुदा ना करे लेकिन सड़कों पे लाशें पड़ी होंगी। और बिलखसूस नॉर्थ वाली साइड पे चूँकि हेल्थ सर्विस इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं, तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद पे बहुत बड़ा बोझ होगा और वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी कम हैं और अस्पताल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी कम हैं। तो उसके ऊपर फिर हमने एक हस्पताल बनाने का फ़ैसला किया 15 दिनों में। और एक बिल्डिंग हमारे पास मौजूद थी, बड़ी अबैंडेंट सी बिल्डिंग, किसी ज़माने में 92 में वो हॉस्पिटल था, बाद में वो शादी हॉल बन गया। तो एक बड़ा फ़ैसला था, उस पर हमने फिर दिन और रात लगाए हैं जी। और चाइना की मुशावरत से हमने स्टेट ऑफ द आर्ट 120 बिस्तरों का पे मुश्तमिल एक कोरोना स्पेसिफिक अस्पताल बनाया जिसमें 9 वेंटिलेटर्स भी, और हमने फिर कपलिंग करके उसको 18 के लिए मौसर बना दिया, यानी 18 लोग उसके ऊपर वेंटिलेशन की सहूलत हासिल कर सकते हैं। और ये इसको पहला पाकिस्तान का ये हॉस्पिटल है जिसको 2 पैसेज और 3 जोन फार्मूला के तहत जो चाइनीज़ ने दिया था बनाया गया है, ताकि ये फार्मूला है क्या? ये क्या फार्मूला है? ये फार्मूला ये कि हमने जब 4-5 दिन काम कर लिया ना, तो हमने चाइनीज़ से कहा कि आप आएँ। चाइना के एम्बेसडर से मैंने कहा, उन्होंने कहा हमारी डॉक्टर्स की टीम इत्तेफाक से आई है, हम उनसे कहते हैं कि विज़िट कर लें। जब वो आए विज़िट करने तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अस्पताल के ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। उन्होंने कहा जी हम इस अस्पताल की फेवर में नहीं है, ये कोरोना को फैलाने का बायस बन जाएगा। हमने भी वुहान में इसी तरह फैलाया था, तो ये आप खुदारा ये ओवरऑल डेड बॉडी हम आपको बनाने नहीं देंगे। हम बड़े परेशान हो गए। हम तो 5-6 दिन काम कर चुके हैं। 6 बाथरूम बनाने थे, कुछ दीवारें तोड़नी थी अंदर, कुछ रैम्प्स बनाने थे, काफ़ी सिविल वर्क्स भी जारी था। और याद रखिए ये हमने पहले 10-12 दिन में करना था कंप्लीट, 15वें दिन हमने इनॉग्रेशन रखी थी। तो शुरू में तो कोई मानता ही नहीं था कि ये बन जाएगा, कई लोग हमें छोड़ के चले गए। लेकिन बहरहाल जब उन्होंने क्रॉस लगाया तो हमने कहा तो बड़ा मामला गड़बड़। हमने कहा फिर आप सजेस्ट क्या करते हैं? कहते हैं सजेस्ट हम ये करते हैं कि आप 2 जोन और 2 पैसेज 3 जोन फार्मूला बनाएं कि डॉक्टर किसी और तरफ से आएगा,
पेशेंट किसी और तरफ से आएगा, डिसइंफेक्शन के तरीके, पानी बाहर जाने के तरीके, फिर 3 जोन्स होंगे कि एक क्लीन जोन होगा, बफर जोन होगा, फिर एक डर्टी जोन होगा। यानी ये सारे जो प्रिकॉशन थे, ये एहतियाती तदाबीर थे कि डॉक्टर इतना लंबा चौड़ा बताया आ रहा है, मरीज किस डायरेक्शन से आ रहा है, फिर ये जो सफाई वाले जोन हैं, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आइडिया था जिसको आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और वो फिर मैं अर्ज करूं कि मुश्किल था इतना कि लॉकडाउन था, दुकानें बंद थी। मैंने डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया, मैंने कहा यार आपकी हमें सपोर्ट चाहिए होगी। अच्छा। उन्होंने कहा सर मैं हाजिर हूँ। मैं कहा मैं इधर से जाऊँगा नहीं, दिन भी इधर हूँ, रात भी इधर हूँ। ये अस्पताल 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर हमने मुकम्मल करना है। हमारे 3 दिन ऊपर लग गए, लेकिन पराचा साहब अल्लाह ने इतना करम किया कि वो हमने 15वें दिन वो अस्पताल तैयार खड़ा था इंस्पेक्शन के लिए। और वज़ीर आज़म साहब वाज वेरी काइंड कि वो आए वहाँ पे। जी हाँ, वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने राउंड भी लगाया था। तो ये अब शुरू हुआ, अस्पताल बन गया, कितने पेशेंट्स आ गए जो इस वबा से मुतासरा थे, वो पॉजिटिव थे या वो आते ही वो नेगेटिव हुए, कितना आपने अकोमोडेट किया इस हॉस्पिटल में लोगों? ये टर्नओवर जारी है, इस वक्त भी तकरीबन 100 के लगभग पेशेंट्स मौजूद हैं। सैकड़ों आए हैं और गए हैं, कई वेंटिलेटर पे भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से ठीक होके वापस आए हैं। कई फिर ये होता है कि टर्चरी केयर फैसिलिटीज़ में इनको ट्रांसफ़र इसलिए करना पड़ता है कि दीगर शोबा जात जो है वो ज़ाहिर दूसरे अस्पतालों में मौजूद है। ये तो एक सिर्फ कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल था, तो कई मुंतकिल भी हुए हैं। सो ओवरऑल ये एक ऐसा अभी तक सैकड़ों पेशेंट, और जो इसमें अच्छी दिलचस्प बात यह है कि हम पेशेंट की जो साइकोथेरेपी है वो भी कर रहे हैं। हमारे पास साइकेट्रिस्ट जिन्होंने मुफ्त अपनी सहूलियात दी हुई हैं कि वो आके लोगों को सर्विसेज दी हुई हैं कि वो आके पेशेंट्स को उनकी ज़हनी जो हालत है उसके हवाले से उनके साथ गपशप लगाते हैं, उनकी ज़हनी सेहत को ठीक रखने के लिए। अबरार साहब ये भी फरमाइए कि इस सारे तनाजुर में जो आप एफर्ट्स करते रहे, उसमें एक मुहाफिज फोर्स भी आपने बनाई, वो मैं मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करता रहा, वो क्या आइडिया था? देखिए जी, इसकी 2-3 साइड्स हैं। एक तो ये जहन में रखें कि 144 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत का जो है वो 20 करोड़ आवाम तक नहीं पहुंच सकता। हमसाए को हमसाए के साथ जोड़ना पड़ेगा, डिफेंस वालों को चरड़ पिंड के साथ जोड़ना पड़ेगा, अमीर को गरीब के साथ जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मुहाफिज फोर्स 3 तरह का काम कर रही है। एक तो मसाजिद में जाके वो ऐलान करते हैं कि जो लोग कोरोना की सिम्टम से गुजर रहे हैं वो इस नंबर पर रब्ता करें, उनको डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराते हैं। फिर ये करते हैं जो लोग भूखे हैं, खाना नहीं खाया, वो अपनी फैमिली के मेंबर्स की तादाद बताएं और एड्रेस बताएं। फिर तीसरा ऐलान होता है उन लोगों के लिए कि जो एक्स्ट्रा खाना पका सकते हैं थोड़ा सा वो पका लें, हमारे रजाकार उठा के उन तक पहुंचा देंगे जिनके घर में आज खाना नहीं बना। तो जब नौजवान उतरे, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो आप हैरान होंगे कि एक्स्ट्रा खाना क्या पकाना था। लोगों ने कहा यार हम लंगर दे देते हैं, किसी ने कोई देग देनी शुरू कर दी, किसी ने कुछ, तो वो फिर लंगर जो है उन लोगों के घरों तक हमारे पहुंचाते रहे। और अभी तक तकरीबन 3 लाख लोगों तक वो खाना पहुंचा चुके हैं मुहाफिज फोर्स हमारे। मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपका टाकरा हमारे किसी ऐसे फर्ज से हो तो ज़रूर सपोर्ट किया करें, क्योंकि ये, और फिर हमने एक डाटा पूरा डेवलप किया और ये काम उन्होंने एक ऐप के जरिए किया जिसे सदर पाकिस्तान ने इनॉग्रेट किया था। एक बाकायदा एप्लीकेशन थी और उसके तहत उसमें वो चीज़ें फिल इन करते हैं। अभी तक हमें एग्जैक्टली डाटा पता है कि 3 लाख लोगों में से कितने लोग सिम्टोमेटिक्स हैं, कितने लोग क्या सिम्टम्स हैं, क्या वो बवक्ते ज़रूरत हुकूमत को प्रोवाइड भी किया जा सकता है। कोरोना के हवाले से जहां ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ज़रूर आप एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे जो समझते हैं इस ज़बान को, उनके लिए आप एक शोबिज़ के आइकॉन भी हैं। इस सूरत हाल में कुछ सुनाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि मुझे पता था आपने ये फरमाइश ज़रूर करनी है, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं ना वो इसके बगैर रह नहीं सकते। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पे भी बात ज़रूर करूंगा आपसे, आपके पुराने दोस्तों के साथ आपकी जो शनासाई है, मैं भी देखता रहा हूँ यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक आपको। लेकिन फ़िलहाल जो है मुझे ब्रेक लेना होगी, पहले कुछ हमें सुना दें ताकि मैं ब्रेक की तरफ चला जाऊँ। अच्छा, वो लेकिन 2-3 मिनट आपको लग जाएंगे। कलाम है जो मैंने एक ही लिखा है ज़िंदगी में, नाज़ शरीफ का, बड़ी अच्छी और वो इस तरह से है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था, मैं कैद बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था, वो दौरे मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था।
वो दौर मुस्तफ़ा था, मैं मदीना नबी में था। सहाबी जाते हैं आप सल्लम के पास और अर्ज़ करते हैं कि जी आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, वाह, हिंद से ये है हुजूर, है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री, वाह वाह, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुरे अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा, मैं तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफ़िल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा। सुभान अल्लाह। बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, ये भी कह रहे थे खामखा से मुँह न खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब लोग थे जो दौर मुस्तफ़ा में थे। फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मीन भी खुश नसीब थी, नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था, पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। वाह वाह, कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियाँ, पक रहा था कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाल और जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वुज़ू भी बना लिया, निस्बत हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। सुभान अल्लाह। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के और जा रहे थे सब ही सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कनें अजीब थीं, वो कपकपी कमाल थी कि आँख अश्कबार थी, सरापाए मलाल थी, रूह थी कि दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। हर कदम पे बढ़ रहा था शौक़ दीद मुस्तफ़ा और हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। मुस्कुरा के देखते थे यूं सहाबाए किराम जैसे कि वो जानते हों कौन है ये नौजवान। देख के सहाबियों की प्यारी प्यारी दाढ़ियाँ, जाने कैसे रुक गया मैं चौखटे हुजूर पे कि सुन्नत रसूल के बग़ैर कैसे जाओगे। ये ना हो कि फेर लें हुजूर चेहरा कमर, और जैसे ही भला ख्याल दिल को मेरे आ लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया, निस्बत हुजूर मैंने चेहरा भी सजा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। माशाअल्लाह, अभी तक मैं सिर्फ माशाअल्लाह। यहीं तक पहुँचा हूँ प्राचा साहब, अल्लाह करे कि आगे भी जाने की हिम्मत हो। माशाअल्लाह। इधर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब नाजरीन वापस आएंगे, ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी यादें इनकी भी वाबस्ता हैं, मेरी भी वाबस्ता हैं। जब वापस आएंगे इनके दोस्तों के हवाले से, इन्होंने पहला गाना बनाया था, वो भी हमारे दोस्त सारे उसमें शामिल थे। आपको याद होगा रेहान सईद खान उसमें थे, आमिर शेख थे, दीगर थे। बात करेंगे नाजरीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं इब्रारुल हक साहब। हम उनसे उनकी समाजी खिदमात के हवाले से और शोबिज़ के एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इब्रारुल हक साहब, आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में कायद आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। यकीनन आप और मैं कायदियन हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त भी कॉमन हैं। आप अभी यूनिवर्सिटी में ही थे तो आपने एक गाना बनाया था बिल्लो दे घर, और वही गाना हिट हुआ। तो उसमें जो कैरेक्टर्स, रेहान सईद खान बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप भी हमारी अच्छी दोस्ती है, आपके भी अच्छे दोस्त हैं, आमिर शेख भी उस गाने में थे। तो दोस्त याद तो आते हैं ना, कैसा लगता है अब सोचकर इतना वक्त गुजर गया? प्राचा साहब, मैं आपकी इजाज़त से आपकी ऑडियंस से ये बात करना चाहता हूँ कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी का नौजवान, चाहे शौकत पराचा ही क्यों ना हो, वो उस मौसम और उस खूबसूरत इन्वायरमेंट में रह के रोमांटिक हो ही जाता है। ज़रूर ज़रूर। तो आप भी यकीनन उसी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हमारे दोस्त भी कॉमन हैं, तो फिर जब इतना खूबसूरत माहौल आपको मिलता है वहाँ पे, तो इस तरह के गाने तो फिर उतरने ही है ना जी दिमाग पे। मुझे याद है कि मैं जब भी बैठता था CSS की तैयारी करने के लिए, तो मैं कोई ना कोई गाना ज़रूर लिख के उठता था। तो उन्हीं दिनों की बात है, मैं और रेहान सईद खान इकट्ठे ही CSS की तैयारी कर रहे थे और इम्तहान हमने देना था। कई हमारे दोस्त जो है वो कर चुके थे और बस हम तैयारी कर रहे थे उन दिनों में। तो बस ये गाना जो था वो दिमाग पे ऐसे कि वो ज़ुबान से हटता ही नहीं था। तो खैर वो जब हमने बनाया तो ज़ाहिर है कायदियंस के बगैर तो गाना नहीं बन सकता था। तो उसमें आमिर शेख और रेहान सईद खान, अब ये हमारे वो चेहरे हैं
जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के लोग जो समझ ले एक स्टारडम एंजॉय करते हैं विद इन अ सर्टेन कम्युनिटी ऑफ कायदियंस एंड ओल्ड कायदियंस, के इनके नाम भी हमेशा रोशन रहेंगे और जोड़ के रखते हैं ये दोस्तों को। तो उसमें जो बिल्लो के घर में जो सिपाही बना हुआ था, अब वो उस सिपाही की मेरा ख्याल है कोई 70 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, जो वो माशाल्लाह अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है। आमिर शेख जो है वो यूरोप में होता है और वो बहुत बड़ी कंपनी चलाता है। आमिर शेख लड़की का भाई बना हुआ था बिल्लो का, और ये जो था ये सिपाही बना हुआ है, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये टीम थी हमारी और इसमें हमने काम किया था और लम्हात याद आता। यूनिवर्सिटी की बात तो हो गई, लेकिन ये बताइए उसके बाद आपने, ज़ाहिर है ये इसी फील्ड में रह गए, लेकिन कुछ गाने आपके वो अदालतों तक चैलेंज हुए। मसलन नच पंजाबन नच, आपने गाना गाया वो अदालत में चला गया, आपने उसको तब्दील किया, नच मजाजन नच पे आ गए। फिर एक और गाना था नी परवीन तू बड़ी नमकीन, इस पे मसला बन गया। चमकीली पे हाल ही में मसला बन गया। ये मसाइल हमेशा आपके साथ क्यों रहे हैं? अब राजा साहब पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरा ख्याल है कुछ लोग मेरे से बड़ी कोई गहरी अदावत रखते हैं कि मैं जो भी काम करूं। मेरी जो रेड क्रेसेंट में अपॉइंटमेंट थी वो भी फॉरेन चैलेंज हो गई थी। वो भी मुझे कोर्ट के जरिए ही मिली है। और सच पूछे कि हमारा जो सहारा मेडिकल कॉलेज है वो भी चैलेंज हो गया था। अच्छा। हमारे जो पॉलिटिकल मुखालिफिन थे उन्होंने वो चैलेंज कर दिया कि नहीं बढ़न देना, देखा जदू बनेगा। तो वो भी कोर्ट के जरिए, ना सिर्फ के कोर्ट ने फिर नई इंस्पेक्शन कराई, उस इंस्पेक्शन में हमें 95% मार्क्स मिले। अच्छा। और हमारा मेडिकल कॉलेज पंजाब में नंबर 1 पर आया। तो फिर जाके वो जाहिर है अप्रूव होना ही था। तो कोई भी काम आसानी से हमारे नहीं हुए। सारे मोस्टली गाने जो है वो भी कंट्रोवर्शियल हुए। बस मैं समझता हूँ ये कंट्रोवर्सी का फायदा ही हो जाता है। कई दफा चीजों के बारे में लोगों को जिनको नहीं पता होता उनको भी वो भी गाना सुन लेते हैं। हालांकि कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। आप देखो कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, सारे ड्रामों में कैरेक्टर्स होते हैं, सारे फिल्मों में कैरेक्टर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी कैरेक्टर होते हैं। मैंने तो बल्कि कोशिश हमेशा किया है कि मैं लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप जो है उसको इंटैक्ट रखूं, उस आइडिया को मैं उभारूं और अपने गानों के जरिए। देखो ना, डोली विच पा के तेनू घर लैके आवांगा मैं, तेरे गाने बन के ते शहर, बड़ा मुनासिब तरीका है। और फिर असा तेरी गल करनी डैडी नाल, बजाय इस दे के, या फिर बहुत ही अगर बुरे हुए हैं तो आपने कहा प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर, फिर एक जायज़ तरीका है उसको प्रपोज करने का। तो मैं तो हमेशा ख्याल रखा है हमेशा, फिर भी पता नहीं क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बिल्कुल। आप पीटीआई के भी बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं। इमरान खान, आप वजीर आजम हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। वजीर आजम इमरान खान को आपका कौन सा गाना अच्छा लगता है और किस गाने की वो फरमाइश करते हैं कि भाई सुनाए हमें? उनको रंग रंग अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, वो धरनों वर्नों में भी वो बड़े थॉट प्रोवोकिंग किस्म का कलाम सुनते हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब का भी जो कुछ ऐसे कलाम है जो उनको बड़े पसंद हैं। और मेरा रंग रंग इसकी वो बार बार फरमाइश किया करते थे। और अल्लाह बख्शे नईमुल हक साहब को तो मैं बुला लेता था कि आप मेरे साथ आएँ। और एक वक्त मुझे याद है कि पॉलिटिक्स में जब हम साथ साथ होते हैं तो अच्छे बुरे वक्त भी आते हैं, लम्हात भी आते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कभार हमारा जो है वो नागवारी का इजहार भी हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। पार्टी के अंदर KPK थे, उनकी नईमुल हक साहब के साथ उन दिनों ऐसे ही किसी छोटी सी बात के ऊपर समझ लें कि एक तू मैमा हो गई। अच्छा। तो मैं वो रंग रंग मैं सुना रहा था। अब ये जो मैं स्टेज पर आया तो मैंने रंग रंग सुनाया, तो नईमुल हक साहब को मैंने बुलाया अपने साथ, उन्होंने भी आके गाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने वज़ीर आला साहब को भी कहा, मैं कहा आप भी आ जाएं, तो वो भी आ गए। तो साथ हम खड़े हो गए। तो वो वापस वो प्यार और मोहब्बत वाला जो एक माहौल था। तो म्यूजिक इज समथिंग विच बाइंड्स पीपल, जो लोगों को करीब लेकर आता है। ये बात आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब की परफॉर्मेंस हमने पहले भी देखी थी। आज़म खान सवाती जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, यहाँ सीरीना के सामने जब आपका धरना आया था 2014 में, तो दोनों ने यहाँ पर परफॉर्म किया था। बहरहाल ये बताइए कि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ते थे, आप एक यंग स्मार्ट नौजवान थे। स्मार्ट तो आप अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त
आपकी दाढ़ी नहीं थी, आप शेव करते थे, अभी आपने दाढ़ी रखी हुई है, ये कैसे तब्दीली आई? दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है। आप, मेरा आपको मशवरा है, आप भी रख के देखें, आप बड़े प्यारे लगेंगे। अच्छा, मैं दाढ़ी का बात सच्ची करनी चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि बिल्कुल कोई प्लान श्लान नहीं था मेरा। दाढ़ी 2 3 4 दिन कुछ भी नहीं था, इत्तेफाक से कोई ऐसा पैच आ जाता जब कोई कॉन्सर्ट ना हो कहीं जाना ना हो, तो ये मैं रिलैक्स कर रहा था घर में, तो ये शेव बड़ी हुई थी। तो ऐसे ही मैंने बेगम साहिबा के साथ कहा, मैंने कहा ये रख के ना देखूं दाढ़ी, तो कहती है रख के देखें। तो मैंने वो थोड़ी सी बढ़ाना शुरू कर दी। वो जब थोड़ी सी बड़ी तो बड़ी वो डिफरेंट सी लगी। अच्छा। और लोगों ने कहा यार ये बड़ी सूट कर रही है। तो पहले तो मैंने रखी फैशन के तौर पे। अच्छा। बाद में मुझे किसी ने आके मुबारकबाद दी, सुभान अल्लाह यार माशाल्लाह दाढ़ी रख ली, सुन्नत रख ली है। तो मैंने फिर अब कहा कि यार इसको आप लोगों ने सुन्नत भी कहना शुरू कर दिया है, तो मैं क्यों ना इसको सुन्नत ही कह के रखूं। फिर देखी जाएगी, अल्लाह करेगा। ये फिर किसी ने कहा मुझे अब इसको उतार दो, मैं क्या अब ये कब्र में साथ ही जाएगी, और अल्लाह इसको हमारी नीयत जो है इसको कबूल कर ले। अबरार साहब इधर रुकिएगा, ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं इश्यूज़ पर, इन्हीं अमूर पर बातचीत करेंगे। कुछ इनकी यादाश्तें, कुछ हमारी यादाश्तें, और फिर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं बतौर एक कौम के। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारे रूबरू हैं अबरारुल हक साहब। हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपने CSS की तैयारी की बात की। पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो हर जगह सिविल सर्विस में मौजूद हैं। अभी पाकिस्तान के जो खारजा सेक्रेटरी हैं सुहेल महमूद साहब, वो कायदियन हैं। फिर दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा, ये कायदियन हैं। और बहुत सारे हमारे एम्बेसडर जो बाहर इस वक्त तैनात हैं, ब्रसल्स में देख लें, रूस में देख लें, चेक रिपब्लिक में देख लें, इवन मिडल ईस्ट में UAE में देख लें, मस्कत ओमान में देख लें, मलेशिया में जो हाई कमिश्नर हैं आमना बलोच साहिबा, वो मेरी क्लास फेलो हैं। तो कायदियन तो बहुत हैं, सिविल सर्विस में बहुत हैं, आपका इंटरेक्शन भी रहता होगा। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म साहब, वो भी कायदियन हैं। जी, आदम खान साहब पे मैं बात करता हूँ। मैं बाकायदा आपसे एक दो कमेंट लूँगा, आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा। लेकिन अगर दूसरे इदारे देखे जाएं, जैसे सिटी मैनेजमेंट के इदारे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में CDA के चेयरमैन हैं आमिर अहमद अली साहब, वो कायदियन हैं, बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे प्लान प्रपोजल बनाते हैं। इवन आप लाहौर में बैठे हैं, लाहौर LDA के DG अहमद अजीज़ तारड़ साहब, माशाल्लाह आपकी तरह स्मार्ट हैंडसम नौजवान, वो भी कायदियन। फिर यहाँ पर आप साजिद खान देख लें, गर्देजी साहब देख लें, सबको यूनाइट करके रखते हैं। हसन बेग साहब अभी DG थे सिविल एविएशन के, वो कायदियन हैं। तो ये कायदियन से मुलाकात तो आपकी होती रहती होगी, अब कैसा लगता है उनसे बातचीत करके? अली नेकोकारा, जी हाँ, फेमस पुलिसमैन। उसके अलावा भी साकिब सुल्तान, जी साकिब सुल्तान, मैं आपको बता दूं, और साकिब सुल्तान के बारे में बता दूं कि मेरे से 1000 गुना अच्छी आवाज़ है उसकी, साकिब सुल्तान की। और वो जब अब सुनाता है वो, उसको तो वो बजाना भी, असल में मैं और वो एक ही स्कूल से पढ़ते रहे। अच्छा। जूनियर मॉडल स्कूल गुजरात से, और फिर ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी हम लोग साथ मिले। तो उसमें इसका एक बड़ा भाई था कामरान, और वो भी कायदियन है, और वो जज है आजकल। तो कामरान और मैं, हम लोग तकरीरी मुकाबले में थे। उस वक्त मैं म्यूज़िक में नहीं था प्राचा साहब, उस वक्त मेरा स्टेज जो है, स्टेज से मैं मुतारिफ हुआ था बतौर स्पीकर। तो मैं वहाँ पे डिबेट्स हम लोग किया करते थे, मैं और वो कामरान मुफ्ती, और ये साकिब सुल्तान उसका छोटा भाई था, और ये भी माशाल्लाह CSP ऑफिसर अब। और इसकी इतनी प्यारी आवाज़ है, मैं कभी वो सुनाता नहीं है जहाँ पब्लिक में ज़्यादा। ये साकिब सुल्तान के हवाले से आपने बड़ी अहम बात की। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के DPO थे, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो ये पुलिस में भी लंबी लिस्ट है। रिजवान गोंदल DPO, आपकी जब हुकूमत आई तो उनको ज़्यादा शोहरत मिली, क्योंकि आपको याद है ना पाकपतन के वो DPO थे, ये भी कायदियन हैं। फिर अशफाक खान DIG हैं लाहौर में, वो भी कायदियन हैं। ज़फ़रुल्लाह खान पिप्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो भी कायदियन हैं। आप आज़म खान साहब की बात कर रहे थे। आज़म खान साहब ठीक है कायदियन है, लेकिन अब माशाल्लाह उनका बड़ा ऊंचा ओहदा है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं। बड़े बड़े सियासतदान अब तो उनसे डरते हैं।
लेकिन आजम खान अभी लगता है कि कायदियन की जो ओनरशिप और ओननेस होती है वो उससे शायद ऊपर चले गए हैं। देखिए बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हमें कोई खुदा न खास्ता शिकायत नहीं, गिला ज़रूर रहता है, शिकवा ज़रूर रहता है कि भाई जो कायदियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे के CSS करके आए, वो हायर ग्रेड उन्होंने लिए, आप उनको पोस्टिंग तो दे दें, उनकी फाइलें दबा के बैठे हुए हैं। चले, मैं आज़म साहब तक बात पहुंच गई होगी अब आपकी, आपने पब्लिक में ये बात कर दी है, तो आज़म भाई आप कायदियंस को ज़रूर लिफ्ट कराया करें। आप कायदियन वंस कायदियन इज़ कायदियन फॉरएवर, और आपने वापस उसी कम्युनिटी में जाना है। एक बार आप इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन देखने गए थे, यहाँ इस्लामाबाद में उस वक्त लगा करती थी, वो क्या वाक़या है? मुझे मालूम है आपको याद है वो वाक़या, अच्छी तरह से याद है आपको। भट्टी साहब सादा से आदमी है, तो वो किसी वक्त हमारा फैसला हुआ कि वो कहते हैं शामी फिर कितने जाइए, तो कहते हैं मेरा ख्याल है आज सनती नुमाइश से चलने अभी फैसला कर जी। भट्टी साहब फरमा रहे थे चलो सनती नुमाइश से चलेंगे। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी सनती नुमाइश लगती थी, तो हम जरा रात को कितने बजे जाना, फिर उन्होंने कहा जी 7 बजे चलेंगे। 7 बजे पॉइंट चल रहा है, पहुँच गए बसों पे 7 बजे। तो बस वाले से पूछा हाँ भाई बस कितने जा रही है, उन्होंने कहा जी किसी ने कहा ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जा रही है। कहता ओ यार सनती नुमाइश कितने बजे जाएगी बस तो उस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन को सनती नुमाइश नहीं समझ रहे थे, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें समझ रहे थे। अबरारुल हक साहब, कोरोना आया, अभी कोरोना की भी आप बात कर रहे हैं, तो मैं भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, स्पेशली जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, उनकी फैमिलीज़ जो इधर पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं वो भी परेशान हैं। तो आपका एक मशहूर गाना है माँ, अगर इस मौके पर वो हमें सुना दें तो। राजा साहब, आपने समंदर पार पाकिस्तानियों का जिक्र किया, बिलखसूस कोरोना के दिनों में तो वो बेचारे आ नहीं सके, उसमें मेरे अपने करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। हाँ। जो बेचारे पढ़ने के लिए बच्चे हमारे बाहर गए हुए हैं और वो सिर्फ फ़ोन पे रब्ता करते हैं और बड़े अपसेट हैं वहाँ पे। तो मैं उनके लिए आपको सुनाता हूँ परदेसी, क्या ख्याल है? ठीक है बिस्मिल्लाह। और ये वो गाना है जो मैं जब वेम्बले एरिना में बिलखसूस सुनाता हूँ, अच्छा, तो लाइट्स में ऑन करा लिया करता हूँ और वो फिर सारी दुनिया जो है ना आंखों में आंसू लेके, बिलखसूस जो हमारी माएँ होती हैं वहाँ पे, वो तो फिर दुपट्टे से आंसू साफ करती हैं और बड़ा उनको याद आता है अपना वतन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग अपने वतन को याद करते हैं। जी। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां गई, डॉलरां पुलाइयां तेनू टालियां ते बेरियां, दूर तेथों पिपलां दी छां होई, ओ परदेसी होयो वे, ओ दिल चीर गयो वे, ओ जदों अपने देश दा जहाज उतों दी लंघदा ए, फिर यादां दा एक नाग दिलां ते डंगदा ए, हुण दी तरीक तेरी वरियां तों आई ना, आजा चन्ना हुण मुक जान गई, परदेसी होयो वे, ओ दिल चीर गयो वे, अंबड़ी नू तेरी याद मसेरा आउंदी ए, गड़ ला के फोटो तेरी बुक बुक रोंदी ए, कसमां नू खान भी बस अब मजबूरियां, फैदा की जे रुस तेरी छां गई, परदेसी होयो वे। और आखिर पे था वो तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई, तेरी मंग बूहे वाल तक तक पाया हार गई, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, रीज नाल चूड़ियां चढ़ान गई तू, फिर ना आयो वे, हो दिल चीर गयो वे।
वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अबरार उल हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, कोरोना के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोरोना के साथ साथ एक और भी बड़ा मसला पैदा हो गया है और वो है टिड्डी दल का मसला। टिड्डी दल ने पाकिस्तान के तकरीबन कोई 60 के करीब अजला में हमला किया हुआ है। इसका मुकाबला तो किया जा रहा है, लेकिन एक नोवल आइडिया पंजाब के ज़िला उकाड़ा में अपनाया गया है और वो ये है कि एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया गया है कि किस तरह से टिड्डियों को पकड़कर चिकन फीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पायलट प्रोजेक्ट में जो आदमी टिड्डियाँ पकड़ के ले आता है 20 रुपए 1 किलोग्राम के उसको दिए जाते हैं और लोग बोरियां भर के ला रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस टिड्डी से जान छूट रही है, क्योंकि रात के वक्त ये टिड्डियां दरख्तों के झुंड में या खुली जगह पे मदहोश सोई होती हैं, इसलिए उनको पकड़ना आसान होता है। फिर पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्प्रे करते हैं तो उससे फिर माहौल ख़राब होता है, तो अगर पकड़ ली जाए तो वो स्प्रे से माहौल साफ़ रहता है स्प्रे ना करने की वजह से। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में चिकन फीड के लिए अमेरिका से सोयाबीन इंपोर्ट की जा रही है। अगर हम इन सारी टिड्डियों को पकड़कर चिकन फीड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो फिर वो सोयाबीन की इंपोर्ट पर ज़र मुबादला खर्च होने वाला वो भी हमारा ज़र मुबादला बच सकता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।